अगर आज मेरे पास 10 लाख रुपए होते और मुझे रियल एस्टेट में शुरुआत करनी होती, तो क्या मैं 10 लाख की पूरी रकम लगाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदता? जवाब है नहीं। मैं पहले ये देखता कि मेरी 10 लाख से ऐसी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाए, जो फ्यूचर में एप्रिसिएशन के साथ-साथ मुझे रेंटल इनकम या दूसरी इनकम भी दे सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते, तो मैं प्रॉपर्टी चुनने के लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाता और वो स्ट्रैटेजी आप भी अपना सकते हैं एक प्रॉपर्टी लेने के लिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल रियल एस्टेट रास्ता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आने वाली हर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है 10 लाख की पूरी रकम को मैं एक प्रॉपर्टी में नहीं लगाने वाला। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरे पास अगर 10 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे 10 लाख प्रॉपर्टी में लगा दूँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के बाद भी खर्चे आते हैं। रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, डॉक्यूमेंटेशन, रिनोवेशन और इमरजेंसी एक्सपेंसेस, ये कुछ भी रहते हैं। इसलिए मैं पहले अपनी सारी फाइनेंशियल सिचुएशन देखूँगा और एक रीज़नेबल अमाउंट लिक्विड करूँगा, इमरजेंसी रिज़र्व के लिए रखूँगा। बाकी अमाउंट को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करने की प्लानिंग करूँगा। अब आता है नंबर 2 कि मैं सिर्फ़ सस्ती प्रॉपर्टी नहीं ढूँढूँगा। मान लीजिए मुझे 2 प्रॉपर्टी मिलती है। पहली प्रॉपर्टी तो है 10 लाख की, लेकिन लोकेशन बहुत ज़्यादा वीक है। दूसरी प्रॉपर्टी 10 से 12 लाख की है, लेकिन लोकेशन में अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, मार्केट, स्कूल या कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रेंटल डिमांड भी मौजूद है। तो मैं सिर्फ़ कम कीमत देकर पहली प्रॉपर्टी नहीं खरीदने वाला, क्योंकि रियल एस्टेट में एक पुरानी बात है, लोकेशन मैटर करती है। लेकिन सिर्फ़ अच्छी लोकेशन सुनकर भी मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदने वाला। ठीक है? मुझे एक्चुअल डिमांड और फ्यूचर डेवलपमेंट भी वेरीफ़ाई करना होगा उस लोकेशन के ऊपर। नंबर 3 आता है, मेरा पहला फ़ोकस होगा प्लॉट या स्मॉल रेंटल प्रॉपर्टी। अब सवाल आता है 10 लाख में मैं प्लॉट खरीदूँगा या रेंटल प्रॉपर्टी? इसका आंसर है मेरे गोल पर डिपेंड करेगा। अगर मेरा गोल लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन है, तो मैं किसी डेवलपिंग लोकेशन में लीगली क्लियर और प्रॉपर्टी अप्रूव्ड स्मॉल प्लॉट तलाश कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा गोल मंथली इनकम है, तो मैं ऐसी प्रॉपर्टी देखूँगा जिसमें इमीडिएट रेंटल डिमांड हो। जैसे छोटा कमर्शियल स्पेस या छोटा रेंटल यूनिट, लेकिन तभी जब उस लोकेशन में एक्चुअल टेनेंट्स और बायर्स की डिमांड हो। यानी मेरा डिसीज़न होगा, मुझे एप्रिसिएशन भी अच्छी चाहिए और मुझे उस लोकेशन की ग्रोथ भी चाहिए और मंथली इनकम भी आनी चाहिए, तो रेंटल डिमांड भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखकर ही मैं एक प्रॉपर्टी के लिए या एक प्लॉट के लिए जाने वाला हूँ। चौथा नंबर आता है लोकेशन कैसे चुनूँगा मैं? अब मान लीजिए मुझे 10 लाख में कई ऑप्शन मिल जाए। मैं सबसे पहले आस-पास की डेवलपमेंट्स और डिमांड चेक करूँगा। मैं देखूँगा, क्या नई रोड या हाईवे कनेक्टिविटी आने वाली है? क्या आस-पास पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्या कोई स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या इंडस्ट्रियल एरिया है? क्या आस-पास नई शॉप्स और हाउसेस डेवलप हो रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या लोग वास्तव में उस एरिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और रेंट कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ फ्यूचर डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट सुनकर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है मेरे लिए। नंबर 5 आता है, मैं प्रॉपर्टी की लीगल चेकिंग ज़रूर करवाऊँगा। अब मान लीजिए मुझे 10 लाख में प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ भी गई। मैं सिर्फ़ प्रॉपर्टी देखकर टोकन मनी नहीं दूँगा। पहले डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर वेरिफ़िकेशन कराऊँगा। प्रॉपर्टी टाइप के अनुसार ओनरशिप टाइटल चेक करूँगा, प्रीवियस सेल डॉक्यूमेंट किसके पास पहले प्रॉपर्टी रही है, ठीक है? वो सब अप्रूवल देखूँगा, प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड क्या रहा है वो देखूँगा, इनक्यूम्बरेंस रिलेटेड रिकॉर्ड देखूँगा, किसके नाम रही है, कितने जनों के नाम रही है, ये सब और एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स चेक करवाऊँगा। ज़रूरत पड़ने पर क्वालिफाइड प्रॉपर्टी लॉयर की भी मदद लेने वाला हूँ, क्योंकि 10 लाख की प्रॉपर्टी सस्ती लग सकती है, लेकिन अगर मैं उसमें लीगल प्रॉब्लम देखता हूँ, तो वही 10 लाख बहुत महँगा पड़ सकता है मेरे लिए, इसलिए मैं ये सब चेक करूँगा। नंबर 6 आता है, मैं रिटर्न का कैलकुलेशन करूँगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा तो यही है कि मैं रिटर्न का कैलकुलेशन करूँ। नंबर्स, मान लीजिए मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी मिल भी गई और आस-पास सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की कीमत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी भी है। मैं सिर्फ़ यह नहीं सोचूँगा कि ये वह प्रॉपर्टी फ्यूचर में महँगी हो जाएगी। मैं कैलकुलेशन करूँगा, मेरा परचेज़ प्राइस क्या था, बाइंग कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, वैकेंसी क्या है एंड फ्यूचर रीसेल वैल्यू क्या रहने वाली है, और फिर मैं देखूँगा कि मेरा जो पोटेंशियल आरओआई है और रेंटल यील्ड है वो क्या बनते हैं। अगर प्रॉपर्टी 10 लाख की है, लेकिन रेंट बहुत कम है और रीसेल डिमांड भी वीक है, तो मैं सिर्फ़ कम प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। नंबर 7 आता है, अगर मुझे आज चुनना पड़े तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? अगर मेरे पास 10 लाख होते हैं, तो मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी खोजने की कोशिश करता हूँ जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर है, लोकेशन में रियल डिमांड हो, फ्यूचर डेवलपमेंट की रीज़नेबल संभावना हो, रीसेल मार्केट हो और अगर पॉसिबल हो तो रेंटल इनकम का भी ऑप्शन हो। मैं एक ही प्रॉपर्टी में सिर्फ़ इसलिए पैसा नहीं लगाऊँगा क्योंकि ब्रोकर कह रहा है। वो ये कह रहा है, सर 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा। नहीं, मैं इस पे विश्वास नहीं करने वाला।
क्योंकि मैं सारी चीज़ें चेक करने वाला हूँ और मैं खुद नंबर्स और डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करूँगा, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। तो अगर मेरे पास आज 10 लाख हैं, तो मेरा गोल सिर्फ़ प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, मेरा गोल है 10 लाख को एक ऐसे रियल एस्टेट एसेट में बदलना जो फ्यूचर में मुझे एप्रिसिएशन, इनकम और रीसेल वैल्यू दे। ये तीनों चीज़ें मुझे दे। और याद रखिए, सस्ती प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और महँगी प्रॉपर्टी हमेशा खराब इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है। असल सवाल है प्राइस के मुकाबले लोकेशन, इनकम, रिस्क और फ्यूचर डिमांड कैसी? अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी बाइंग और रेंटल इनकम वीडियो पसंद है, तो रियल एस्टेट रास्ता को सब्सक्राइब ज़रूर करें।